हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस में बायोलॉजी की क्लास, जिसका एक पार्ट है प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रजनन तंत्र होता क्या है, जो प्रजनन तंत्र है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो होता क्या है। तो जीवों के द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना प्रजनन या जनन कहलाता है। जो भी जीव होता है उस जीव के द्वारा अपने समान एक नए जीव को जन्म देना प्रजनन या जनन कहलाता है। अंगों का वैसा समूह जो जनन की क्रिया में सहायक होता है प्रजनन तंत्र कहलाता है। मतलब वैसे अंगों का समूह जो जनन की क्रिया में सहायक होता है उसे हम प्रजनन तंत्र कहते हैं। अब जो प्रजनन तंत्र है वो दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक प्रजनन, एक लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन जिसमें मेल और फीमेल होते हैं, लिंग के आधार पर प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन मतलब अपने शरीर के द्वारा प्रजनन होता है। अब इसमें देखना अलैंगिक जनन क्या है। इस प्रकार के जनन में सेक्स सेल यानी गैमीट का निर्माण नहीं होता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें अलग अलग डिवीज़न नहीं होता है। जो अलैंगिक प्रजनन है इसमें सेक्स सेल यानी गैमीट का निर्माण नहीं होता है। इस जनन में जीव का शरीर जो है मेल या फीमेल के रूप में विकसित नहीं होते हैं, अर्थात जीवों में जो सेक्सुअल डिवीज़न है वो नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के जनन में जीवों के शरीर का कोई भाग या पूरा शरीर प्रजनन तंत्र का काम करता है। जैसे प्रोटोजोआ ले लो, स्पंज ले लो या निडेरिया ले लो। अलैंगिक जनन के प्रकार। अब अलैंगिक जनन कितने प्रकार का? विखंडन, मुकुलन, कायिक जनन, पुनरुद्भवन। अब लैंगिक जनन क्या होता है? इस जनन में जो जीवों का शरीर है वो सेक्सुअली रूप से विभाजित होता है। मतलब इसमें अलग अलग लिंग होते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर मेल तथा फीमेल का विकास होता है। मेल और जो फीमेल है वो मियोसिस डिवीज़न यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सेक्स सेल का निर्माण होता है, जिसे हम गैमीट कहते हैं। गैमीट के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो गैमीटोजेनेसिस कहलाती है। गैमीट के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो गैमीटोजेनेसिस कहलाती है। नर के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे स्पर्म यानी शुक्राणु कहा जाता है। नर के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे स्पर्म यानी कि शुक्राणु कहा जाता है। मादा के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण किया जाता है, जिसे ओवम या अंडाणु कहा जाता है। स्पर्म तथा ओवम फर्टिलाइजेशन के द्वारा मिलते हैं, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। स्पर्म तथा ओवम फर्टिलाइजेशन के द्वारा मिलते हैं, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। प्यूबर्टी क्या है? यह उम्र की वह अवस्था होती है जब प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देते हैं। यह जो है उम्र की वह अवस्था होती है जब प्रजनन अंग आपके काम करना शुरू कर देते हैं। भारत में इसकी जो एज है वो मेल यानी पुरुष में देखी जाए तो 14 से 16 वर्ष है। फीमेल की बात की जाए यानी कि स्त्री की बात की जाए तो यह 13 से 15 वर्ष। मीनोपॉज क्या है? मीनोपॉज महिलाओं की वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर देते हैं, अर्थात ओवम का निर्माण बंद हो जाता है, मीनोपॉज कहलाता है। भारतीय महिलाओं में जो मीनोपॉज की उम्र है वो 45 से 50 वर्ष होती है। 45 से 50 वर्ष होती है। एंड्रोपॉज पुरुषों की वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर देते हैं, अर्थात स्पर्म का निर्माण बंद हो जाता है, एंड्रोपॉज कहलाता है। भारतीय पुरुषों में जो एंड्रोपॉज की उम्र है वो 55 से 60 साल मानी जाती है। वृषण यानी टेस्टिस संख्या एक जोड़ा होती है। इसकी आकार इसका अंडाकार होता है। कार्य क्या है इसका? स्पर्म का निर्माण करना तथा मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना। ये करता क्या है कि स्पर्म का निर्माण करता है और साथ ही साथ मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करता है। टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है, जिसे वृषण कोश कहा जाता है। टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है, जिसे वृषण कोश कहा जाता है। वृषण कोश की मदद से टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। जो वृषण कोश है उसकी मदद से हम टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। लैंगिक जनन में विविधता अधिक उत्पन्न होती है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम तापमान पर होता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। जो आपकी गतिशील जीवाणु कोशिका है उसको नर युग्मक कहा जाता है। टेस्टिस आंतरिक रूप से कई खंडों में विभाजित होता है। जो टेस्टिस है आपका वो आंतरिक रूप से कई खंडों में विभाजित होता है। मानव नर में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। मानव नर में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं।
मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्र तथा स्पर्म दोनों बाहर निकलते हैं। मेल सेक्स हार्मोन के कार्य। टेस्टोस्टेरोन यह पुरुषों में द्वितीयक सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करता है। यह पुरुषों में जो है द्वितीयक सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज़ का भारी होना, सीने का ज़्यादा चौड़ा होना, भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होना। गर्भावस्था के दौरान टेस्टोस्टेरोन का निर्माण 3 महीने के बाद होता है, इसलिए बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन 3 महीने से पहले करना संभव नहीं होता। अर्थात जब बच्चा गर्भाशय में होता है, गर्भावस्था में होता है, तो उस समय जो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण है वो 3 महीने के बाद होता है। मतलब इसलिए हम बच्चे का अगर सेक्स डिटर्मिनेशन करें तो 3 महीने से पहले हम पता नहीं लगा सकते हैं कि गर्भ में बच्चा है या बच्ची है। 3 महीने के बाद ही पता चलेगा कि वो लड़का है या लड़की है। टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा निर्मित पदार्थों को संयुक्त रूप से सेमन कहा जाता है। अंडाशय। फीमेल में ओवेरी की संख्या 2 होती है। ओवेरी के अंदर ओवम का निर्माण होता है। ओवेरी द्वारा प्रत्येक महीने में ओवम का निर्माण किया जाता है। स्तनधारियों में स्पर्म तथा ओवन के मिलने की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के उपरांत जाइगोट का निर्माण होता है और यह जाइगोट यूटेरस की दीवारों से जुड़ जाता है। यूटेरस में ही बच्चे का विकास संबंधित कार्य संपन्न होता है, जिसके उपरांत बच्चे का जन्म होता है। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा फीमेल सेक्स हार्मोन का निर्माण किया जाता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसके द्वारा फीमेल सेक्स हार्मोन का निर्माण किया जाता है। फीमेल सेक्स हार्मोन के रूप में प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन का निर्माण किया जाता है। जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं वो होते हैं प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन का निर्माण किया जाता है। फीमेल सेक्स हार्मोन के कार्य। ओवम के निर्माण को नियंत्रित करना। महिलाओं में दाढ़ी मूंछ का ना निकलना। महिलाओं में दाढ़ी मूंछ का ना निकलना। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज़ का पतला तथा सुरीला होना। महिलाओं की जो छाती है वो पुरुषों की अपेक्षा बड़ी होती है और पुरुषों की जो छाती है वो चौड़ी होती है। जन्म के बाद बच्चे के शरीर से प्लेसेंटा को काटकर फेंक दिया जाता है। जन्म के बाद बच्चे की शरीर से जो प्लेसेंटा होता है उसको काटकर फेंक दिया जाता है। मैमल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक चक्र में चलता है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। जो मासिक चक्र है वो 28 दिनों का होता है। मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है। सिंगेमी क्या है? सिंगेमी है एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन सिंगेमी कहलाता है। मतलब जब एक शुक्राणु एक अंडाणु से जुड़ जाता है तो उसे संयुग्मन कहते हैं। प्रोटेस्ट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे मौजूद रहती है। अंडाशय से कोख में डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। महिलाओं में जो यौवन की शुरुआत है वो रजोदर्शन से होती है। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है। जो मादा होते हैं तो मादा में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है। कोलोस्ट्रम रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। जो कोलोस्ट्रम रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ग्राफियन पुटक की गुहिका को कोटर कहा जाता है। गर्भावधि काल। यह वह समय होता है जिसके दौरान गर्भाशय में बच्चे का विकास होता है। जो गर्भावधि काल है मतलब यह वह समय होता है जिसके दौरान गर्भाशय में बच्चे का विकास होता है। गर्भावस्था काल पूर्ण होने के बाद बच्चे का जन्म होता है। अलग अलग जानवरों की जो गर्भावधि है वो गर्भावधि जो काल है या जो समय है वो अलग अलग होता है। आइए जानते हैं। एनिमल कुछ जानवर और डेज मतलब कौन से जानवर का कितने दिनों का गर्भकाल होता है। जैसे खरगोश, तो खरगोश का होता है 28 से 30 दिन। कुत्ते का होता है 63 दिन। सुअर का 114 दिन। मनुष्य और बंदर दोनों का होता है 180 दिन। घोड़े का होता है 330 दिन का गर्भकाल। हाथी का 625 जो कि सबसे लंबा गर्भकाल होता है। गाय 280। ऊँट का होता है 320 से 350। भैंस का 300। बकरी 151। चूहा का 21 दिन का होता है। बाघ का 155 का। चतुंजर का होता है 7 दिन का सबसे छोटा गर्भकाल। महिला नसबंदी को हम क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। जो महिलाओं की नसबंदी होती है उसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं और पुरुष नसबंदी को हम वैसेक्टोमी कहते हैं। यदि डॉट शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। क्या शामिल हो? लैंगिक जनन,
बाइनरी विखंडन, वानस्पतिक जनन, अलैंगिक जनन। तो हमने बताया था कि लैंगिक जनन अगर होगा तो बहुत सारी विविधताएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन। क्या आंसर हो जाएगा? लैंगिक जनन। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? जो पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है वो आपका कौन है? जो पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है वो कौन है? पुरुष में जो प्राथमिक यौन अंग है वो होता है आपका वृषण। वृषण। तीसरा क्वेश्चन है सिंगेमी कहलाता है। अभी हमने बताया था कि एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन सिंगेमी कहलाता है। अगला प्रश्न है बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो कौन सा करता है? गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय, योनि, अंडाशय। तो कौन सा करता है? इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय। गर्भाशय हर महीने अपने आप को रेडी करता है ताकि बच्चे का विकास अच्छे से हो सके। अगला प्रश्न है गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी। अंडा जो है अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का क्वेश्चन है अमीबा में प्रजनन होता है विखंडन के द्वारा, खंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, लैंगिक प्रजनन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विखंडन के द्वारा। क्या हो जाएगा? विखंडन के द्वारा। इसका सही आंसर विखंडन के द्वारा हो जाएगा, विखंडन के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो इसका सही आंसर है मूत्राशय। किसके नीचे मौजूद होती है? मूत्राशय के नीचे मौजूद होती है। अगला 9वां प्रश्न है उस अंग का नाम जहां भ्रूण विकसित होता है। तो उस अंग का क्या नाम है? जहां भ्रूण विकसित होता है तो उसका नाम है गर्भाशय। उस अंग का नाम जहां भ्रूण विकसित होता है तो उसका नाम हो जाएगा गर्भाशय। क्या हो जाएगा? गर्भाशय। 10वां प्रश्न है वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? तो अंडकोश की थैली में। जो वृषण है वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? अंडकोश की थैली में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, वाकई कुछ चीज़ें समझ में आई हों, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप कमेंट करके ये भी बताएं कि अगला टॉपिक किस चीज़ पर वीडियो डाली जाए, वीडियो बनाई जाए। जय हिंद, जय भारत।